अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंटर का चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर हैं। और मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव करवाया था। चैप्टर 2 स्टार्ट किया था हमने और उसके कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। डेफिनेटली आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे और उनमें कोई ऐसा प्रॉब्लम आपको नहीं आया होगा, और अगर आएगा भी तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पर या जूम के लाइव सेशन के लेक्चर में। आज हम आगे बढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1 के मज़ीद क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और उसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 के शुरू की 3 या 4 पार्ट दिए थे, तो 5वें पार्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़े से चेंज हैं, बस सिंप्लीफिकेशन है। फार्मूला तो वही हम डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर इन सवालों में आपको सिंप्लीफिकेशन सिखाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं। तो देखिए, कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। दो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। इन दोनों का आपने के दरमियान में जो लाइन इन दोनों पॉइंट से गुजर रही है उसका आपने उस सेगमेंट का आपने लेंथ मालूम करनी है। तो डेफिनेटली आपको लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट मालूम करना है, और लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट निकालना हो या आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो तो डेफिनेटली यू हैव टू यूज द डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला हमने ड्राइव किया था लास्ट लेक्चर में, और वो था d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इनमें पॉइंट्स में आप x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज लें पहले। तो here x1 is equal to at1 square और y1 is equal to 2at1। सिमिलरली x2 देखें तो at2 स्क्वायर और y2 देखें तो 2at2। आप लोगों को ये बात बताई थी मैंने लास्ट लेक्चर में कि आप x2 माइनस x1 होल स्क्वायर करें या x1 माइनस x2 होल स्क्वायर करें, रिजल्ट पर डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप डिस्टेंस इसका निकालें। तो at1 मैं x1 माइनस x2 रख रहा हूँ, तो at1 स्क्वायर माइनस at2 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2at1 माइनस 2at2 होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 करूँ, x2 माइनस x1 करूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है। इन दोनों में देखें, अभी आपके ध्यान में ये आ रहा होगा कि सर हम इस पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलने कोई मसला नहीं, लेकिन आपको सिंप्लीफाई करने में मुश्किल होगी। हम जब भी एक्सपेंड करते हैं, कोई फॉर्मूला खोलते हैं, तो हम ये देखते हैं इसके पहले उसमें सिंप्लीफिकेशन हो रही है या नहीं हो रही। सबसे पहला काम आपको सिंप्लीफाई करना है एंड देन एक्सपेंड करना है। पहले आप सिंप्लीफाई करें और फिर एक्सपेंड कर लें। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन हो रही है, इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है। a कॉमन लें तो ये हो जाएगा t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर और होल स्क्वायर। सिमिलरली इन दोनों में देखें तो 2 और a दोनों कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा t1 माइनस t2 और ये होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। अब ये देखें कि ये a पे स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर इसका स्क्वायर खोलने से पहले अब ये देखें t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर पे यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो यहाँ पर आप पहले फॉर्मूला लगाकर इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो यहाँ पर a क्या है, t1 और b है t2। तो ये होगा a इंटू t1 माइनस t2 और t1 प्लस t2 और होल पे स्क्वायर प्लस 2a पे होल स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई नहीं होगा तो 2a पे स्क्वायर करूंगा तो ये होगा 4a स्क्वायर और ये हो जाएगा t1 माइनस t2 पे होल स्क्वायर और होल स्क्वायर। अब a t1 माइनस t2 t21 प्लस t2 ये तीनों फैक्टर्स हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में, इन पे स्क्वायर लगा हुआ है तो सब पे स्क्वायर अलग-अलग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर t1 माइनस t2 पे होल स्क्वायर t1 प्लस t2 पे होल स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर और t1 माइनस t2 होल स्क्वायर। ये ऐसे का ऐसे ही एज इट इज लिखा हुआ है।
अच्छा जी, अब देखिए कि मजीद सिंप्लीफिकेशन ये हो रही है कि ए स्क्वायर इसमें भी है और ए स्क्वायर इसमें भी है, दो टर्म्स हैं t1 माइनस टी टू होल स्क्वायर, t1 माइनस टी टू होल स्क्वायर इसमें भी है। तो दोनों टर्म्स में से जो कॉमन टर्म्स आ रही हैं उनको कॉमन फैक्टर ले लें। कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं ए स्क्वायर और t1 माइनस टी टू पे होल स्क्वायर, ये कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा आपके पास t1 प्लस t2 पे होल स्क्वायर प्लस 4, ए स्क्वायर और t1 माइनस टी टू होल स्क्वायर बाहर आ गए। अब आप देखिए तो दोनों पे स्क्वायर रूट्स अलग अलग कर लें, तो ये ए स्क्वायर और t1 माइनस टी टू पे होल स्क्वायर पे स्क्वायर रूट अलग कर दिया, और दूसरा जो फैक्टर था t1 प्लस t2 होल स्क्वायर प्लस 4 पे स्क्वायर रूट अलग कर दिया। अब ये a स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, t1 माइनस टी टू स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो ये बनेगा a इंटू t1 माइनस t2, और ये कैंसिल स्क्वायर रूट से हो नहीं सकते, तो ये स्क्वायर रूट में ही रहेंगे, तो ये t1 प्लस t2 पे होल स्क्वायर प्लस 4। अब आपके ध्यान में आ सकता है कि सर इस पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लें, अगर खोल भी लें तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आगे टर्म है प्लस 4 जिससे कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आ रही, तो इसको यहीं पर ही आप छोड़ देंगे, इससे ज़्यादा मजीद सिंप्लीफाई ये नहीं होगा। तो ये आ गई आपके पास required length of line segment। इस सवाल में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला तो इस्तेमाल करना ही करना था, लेकिन इसके साथ साथ इस सवाल में आपको सिंप्लीफिकेशन भी सिखाई गई है। इस सवाल का मकसद ये है कि आपको सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है। तो यकीन इस सवाल में आपको कोई मुश्किल नहीं हुई होगी, और कुछ क्लासेस में तो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करवा भी दिया था। आगे बढ़ते हैं इसके छठे पार्ट पर, उसमें भी कुछ सिंप्लीफिकेशन है ज़्यादा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि इसके क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट में ए कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा, ए कॉस बीटा, ए साइन बीटा, ये 2 पॉइंट दिए हैं, इनके दरमियान में हमें मालूम करना है डिस्टेंस। तो लेंथ मालूम करनी इन दोनों पेयर की, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यूज़ किया, x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज रख दी है मैंने। तो अब आप इनको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें। मैंने आपको बताया था x2 माइनस x1 लिखूँ, x1 माइनस x2 लिखूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ कि अल्फा पहले रखूँ बीटा बाद में, इसलिए a cos अल्फा माइनस a cos बीटा स्क्वायर और a साइन अल्फा a साइन बीटा होल स्क्वायर। इन दोनों में a कॉमन आ रहा है। आपने वही बात मैंने दोबारा कर रहा हूँ यहाँ पर कि पहले आपने स्क्वायर खोलने से पहले सिंप्लीफाई करना है। ऐसा नहीं कि आप पहले स्क्वायर खोल दें, एक्सपैंड कर लें और फिर सिंप्लीफाई करें, मुश्किल होगी। बेहतर है कि पहले हम सिंप्लीफाई करें एंड देन स्क्वायर खोलें। तो a कॉमन लेंगे तो ये बनेगा cos अल्फा माइनस cos बीटा, और a पे भी स्क्वायर और होल पे स्क्वायर, ठीक है। प्लस इधर भी a कॉमन लें तो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा पे होल स्क्वायर। a पे स्क्वायर इसलिए है क्योंकि a जब कॉमन लेंगे तो a पे स्क्वायर बना हुआ है, बाहर ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इधर भी यही काम है। अच्छा, अब यकीनन आपका दिल करेगा कि आप a माइनस b होल स्क्वायर खोलें, यहाँ पर भी खोलने कोई मसला नहीं है। यहाँ पर खोलने के बाद आपको जो है वो सिंप्लीफाई करके आइडेंटिटी लगानी है, ठीक है। अगर स्क्वायर खोलने से पहले ही कोई आइडेंटिटी लग रही है और सिंप्लीफाई हो रहा है तो वो ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है cos u माइनस cos v, और यहाँ पर लग रहा है sin u माइनस sin v, जो कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में एक्सरसाइज 10.3 में ये आपने सम टू प्रोडक्ट के फॉर्मूले पढ़े थे। यकीनन आप लोगों को हल्का फुल्का याद होगा, वो फॉर्मूले तो शायद पूरे याद नहीं होंगे। ये होगा cos u माइनस cos v बराबर है माइनस 2 साइन u माइनस v डिवाइडेड बाय 2, और एक यहां पर फॉर्मूला लगेगा साइन u माइनस साइन v, तो 2 cos u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 और साइन u माइनस v
यहाँ पर अगर आप देखें तो cos u माइनस cos v लग रहा है, और यहाँ पर देखें तो sin u माइनस sin v लग रहा है। तो cos u माइनस cos v का फॉर्मूला लगा, यहाँ पर अल्फा u की जगह अल्फा है और v की जगह बीटा है। तो a स्क्वायर, यहाँ पर cos u माइनस cos v लगे तो ये होगा -2 sin अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 और sin अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 के स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ देखें ये a स्क्वायर और यहाँ लगेगा तो ये 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 और sin अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 पे स्क्वायर। अब आप देखें तो ये सम से प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया, तो ये फैक्टर बन गया और उन सब पे स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा। तो ये a स्क्वायर -2 का स्क्वायर करूंगा तो 4, sin पे स्क्वायर करूंगा तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक। फिर sin पे स्क्वायर करूंगा तो sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली यहां पर देखें तो a स्क्वायर 2 पे स्क्वायर करेंगे तो 4, फिर cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 और sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2। याद रहे कि हमने यहाँ पर जब स्क्वायर किया तो आपके ध्यान में शायद ये आ सकता है कि सर इस वाले 2 पे भी स्क्वायर कर ले, तो ये जो 2 है ना ये एंगल का है, तो फंक्शन पे स्क्वायर होगा, एंगल पे नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर ये लिखा हुआ है sin 2 थीटा पे स्क्वायर, तो इसका मतलब sin स्क्वायर 2 थीटा होगा, एंगल पे स्क्वायर नहीं आएगा, फंक्शन पे स्क्वायर है, एंगल पर नहीं। एंगल खुद फंक्शन का पार्ट होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्क्वायर्स खोले। अब आप देखें क्या क्या चीजें कॉमन आ रही हैं। ये 3-4 चीजें हैं और ये 4 फैक्टर्स हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या क्या आ रहा है, a स्क्वायर दोनों में है, कॉमन ले लें। 4 दोनों में है, कॉमन ले लें। sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा दोनों में है, कॉमन ले लें। तो कॉमन क्या आ रहा है, 4a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। अंदर बचेगा यहाँ पर sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहाँ बचेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 और होल स्क्वायर रूट। अब यहाँ देखें तो आइडेंटिटी लग रही है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। आप लोगों को याद है, बहुत ज्यादा आपने इस्तेमाल की है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आपका थीटा है अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, तो इसको सब्स्टिट्यूट करें। इस पूरे की जगह आइडेंटिटी लग गई है और ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, तो ये बनेगा 4 का स्क्वायर रूट 2, a स्क्वायर रूट से बाहर a और ये sin अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। इससे ज्यादा मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, ये हो गया रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लाइन सेट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट, जिसमें हमने बात की कि हाउ टू सिंप्लीफाई दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन लाइक। तो डेफिनेटली आप लोगों की बात समझ आ गई होगी। इसके मजीद क्वेश्चंस को लेकर आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4 मैंने आपको दिए थे वैसे करने के लिए, लेकिन उसका एक पार्ट मैं आप लोगों को अभी सॉल्व करवा रहा हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अभी हमने बात की क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ मुख्तलिफ पार्ट से, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर जा रहे हैं। मैंने वैसे क्वेश्चन आपको दिया था करने के लिए और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कर भी लिया होगा, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मैं ये क्वेश्चन है कि इसका पार्ट आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड, 3 पार्ट दिए हुए और दूसरा पार्ट मैंने लिखा है फाइंड y if the distance between 7, 1 and 3, y is 5 units। यानी कि 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस गिवन है और उसने उन कोऑर्डिनेट्स में से एक ऑर्डिनेट छुपा लिया है, यानी कि ये y। बोला इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। किसी भी फॉर्मूले में अगर आप देखें तो अगर उसमें 3 वेरिएबल है, 2 नोन है, तो तीसरा अननोन वेरिएबल आप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह डिस्टेंस फॉर्मूले में 5 वेरिएबल है, d, x1, x2, y1, y2,
और इन 5 में से कोई भी एक वेरिएबल अगर मिसिंग है तो आप फाइंड कर सकते हैं, बाकी 4 सब्स्टिट्यूट करके। तो अब आप देखेंगे इन पॉइंट्स में आपको x1 y1 गिवन है, x2 गिवन है, y2 मालूम करना है और डिस्टेंस गिवन है। तो हमने क्या लिखा कि द गिवन कोऑर्डिनेट्स आर 7,1 and 3,1 3, y and the distance between the given point is 5 units. Using the distance formula, x1 है 7, y1 है 1, x2 है 3, y2 है y और डिस्टेंस गिवन है 5। तो डिस्टेंस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, तो डिस्टेंस में d की जगह सब्स्टिट्यूट करें 5, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये 5 इज इक्वल टू 3 माइनस 7 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस y माइनस 1 पे होल स्क्वायर। यकीनन आप सोचेंगे कि यहाँ पर ये माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लें, लेकिन इसको खोलने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपको y मालूम करना है और y सिर्फ इसी टर्म में है। हमें y निकालने के लिए इस स्क्वायर रूट को हटाना है, तो पहले से स्क्वायर रूट को हटाएं। तो टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा ये 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस y माइनस 1 पे होल स्क्वायर पे होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और रूट दोनों हो रहे हैं कैंसिल, तो ये बचेगा 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 16 प्लस y माइनस 1 पे होल स्क्वायर। ये 16 लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा, तो ये 25 माइनस 16 यानी कि 9 इज इक्वल टू y माइनस 1 पे होल स्क्वायर। अब आप चाहें तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर खोल भी ले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से या कंप्लीटिंग स्क्वायर से। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये ऑलरेडी कंप्लीटिंग स्क्वायर बना हुआ है, जिसको आपने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलने की जरूरत नहीं है। आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ताकि आप y की वैल्यू फाइंड करें। तो टेकिंग स्क्वायर रूट तो ये होगा y माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा y माइनस 1 प्लस माइनस 3 और माइनस 1 राइट हैंड साइड पर जाएगा, तो 1 प्लस माइनस 3। तो y की एक वैल्यू 1 प्लस 3 और y की दूसरी वैल्यू 1 माइनस 3 यानी कि y बराबर आ गया 4 के और y बराबर आ गया माइनस 2 के। सो द रिक्वायर्ड value of y is -2 और 4। तो y की दो वैल्यूज पॉसिबल हो गई। इसका मतलब है कि -2 अगर मैं यहाँ रखूं और डिस्टेंस लूं तो 5 आएगा, और 4 यहाँ पर रखूं और डिस्टेंस लूं तो 5 आएगा। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि y की दो वैल्यूज पर अगर आप दो डिस्टेंस लेंगे तो सेम आएगा। यानी कि अगर मैं इसको प्लॉट करूं 7,1 और y की एक बार वैल्यू -2 रखकर और एक बार 4 रखकर, दोनों सूरतों में जो डिस्टेंस है इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के दरमियान में वो 5 यूनिट्स आएगा। अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो y की जगह -2 रखिए और डिस्टेंस में 5 आएगा, 4 रखिए और फिर डिस्टेंस में 5 आएगा। वरना अगर आप इसको ग्राफ पर प्लॉट कर देखना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारा एक पॉइंट है 7,1 यानी x की वैल्यू 7 y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट होगा 7,1। दूसरा पॉइंट है 3, y, तो हमने 3 x की जगह y की जगह 4 रखी, तो x की वैल्यू 3 और ये y की वैल्यू 4, तो ये पॉइंट अगर मिले तो ये होगा 3, 4। इसका मतलब, और दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2, तो ये -2 यहाँ होगा, तो ये पॉइंट दूसरा होगा 3, -2। ये क्या किया मैंने, एक दफा y की वैल्यू 4 रखी और एक दफा y की वैल्यू -2 रखी। तो अब आप 7,1 से इस 3, 4 का डिस्टेंस लें और 7,1 से 3, -2 का डिस्टेंस लें। दोनों डिस्टेंस कितने होंगे, 5 यूनिट्स। ये इस सवाल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो जरूरत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बनाया कि y की दो वैल्यूज आई हैं तो क्यों ये आई। तो यकीनन आपने क्वेश्चन कर भी लिया होगा, उसके पार्ट भी कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए तो अब आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें और फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सिंपल क्वेश्चन थे, और जहाँ पर कहीं डिस्टेंस दिया हुआ था तो हमने वेरिएबल मालूम किया, कहीं पॉइंट्स दिए हुए थे तो डिस्टेंस फाइंड किया। और क्वेश्चन नंबर 5 से जो सवाल हैं उनकी नौइयत थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आपको आइसोसेलेस, पाँचवें सवाल में बात कर रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, आप साबित करें कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, या 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब क्या है कि यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे कह रहा है कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये साबित करें। तो जब मैं छठा सवाल करवाऊंगा तो आपको पांचवा सवाल क्लियर हो जाएगा, वो आप खुद कर सकेंगे आसानी से। तो छठे सवाल में कह रहा है कि शो दैट a, a माइनस a माइनस a स्क्वायर रूट ऑफ 3 a स्क्वायर रूट 3 आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। बोल रहे साबित करें कि जो तीनों है ना, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगुलर पॉइंट्स हैं। एंगुलर पॉइंट से मुराद उस ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल को साबित करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो बराबर होगी और तीनों एंगल्स बराबर होंगे। किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल बराबर हैं तो वो ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा, या इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होगा जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ बराबर होगी। अब आप इसको साबित करने के लिए 2 काम कर सकते हैं, या तो तीनों साइड्स की लेंथ आप निकालें और तीनों साइड्स की लेंथ बराबर आनी चाहिए, या फिर आप तीनों एंगल निकालें और तीनों एंगल बराबर यानी कि 60 डिग्री के आने चाहिए। 2 साइड्स के दरमियान में एंगल निकालना अभी आपको फिलहाल आता नहीं है। आप लोगों ने लेंस के जरिए एंगल निकालना सीखे थे फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 12 में, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल के वर्टाइसेस दिए हुए हैं, तो वर्टाइसेस के जरिए हम ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ मालूम कर सकते हैं। तो जब तीनों साइड्स की लेंथ बराबर आएगी तो हम कहेंगे कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर 3 में से कोई सी भी 2 साइड की लेंथ बराबर आएगी तो हम कहेंगे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होती हैं और उनकी जो 2 अपोजिट एंगल होते हैं, जो इक्वल साइड्स हैं, उनके 2 एंगल भी कॉन्ग्रुएंट यानी कि इक्वल होते हैं। तो हमने क्या किया, जो पॉइंट्स दिए हुए थे उनको नाम दिया हमने ABC का। हमने कहा लेट ABC बी द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो वी हैव टू शो, हमें क्या बात साबित करनी है कि AB की लेंथ, BC की लेंथ और AC की लेंथ यानी कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो बराबर है। तो तीनों साइड्स की लेंथ बराबर, डिस्टेंस निकालेंगे और डिस्टेंस बराबर आएगा तो हम कहेंगे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो वी हैव टू शो दैट AB is equal to BC is equal to AC यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। हमने डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। तो पहले हम निकालेंगे A से B की लेंथ। जब हम AB की लेंथ निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, तो ये होगा माइनस ए और होल स्क्वायर, माइनस ए होल स्क्वायर। ए और बी के हमने x1 y1 और x2 y2 सब्स्टिट्यूट किए, तो ये होगा -2a और -2a का स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर। ये भी -2 है और -2 का स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर, दैट इज 8 टाइम a स्क्वायर। 8 का स्क्वायर रूट निकालें तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और a बाहर आ गया तो ये यूनिट्स, ये आ गया ए बी की लेंथ। ठीक है जी। अब हमें निकालनी है BC की लेंथ और AC की लेंथ, और BC की लेंथ और AC की लेंथ में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2a यूनिट्स आनी चाहिए। तो हम फाइंड करने जा रहे हैं B से C की लेंथ। अब BC की लेंथ लें तो BC की लेंथ में -a स्क्वायर रूट ऑफ 3x2 माइनस x1 यानी कि -a, तो -a स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस फॉर्मूले का B और C के दरमियान में डिस्टेंस निकालना है, तो x2 है -a स्क्वायर रूट ऑफ 3 और x1 है माइनस का a होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 5 a स्क्वायर रूट ऑफ 3 और माइनस a, ये हो जाएगा -a स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस a पे होल स्क्वायर, a स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस a पे होल स्क्वायर। आपको मैंने बताया था कि आप स्क्वायर खोलें, स्क्वायर खोलने से पहले अगर सिंपलीफाई हो तो सिंपलीफाई करें, तो इन दोनों में से a कॉमन आ गया,
ए कॉमन आएगा तो बाहर आके स्क्वायर हो जाएगा, इधर बचेगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, उधर बचेगा 1, तो 1 पहले लिख लो और स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाद में। सिमिलरली इधर से भी ए कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर और अंदर बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 पे होल स्क्वायर। यहाँ मैंने 1 पहले से लिखा कि 1 पॉजिटिव है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता तो आप लोग गलती कर जाते हैं, इसलिए मैंने पॉजिटिव टर्म पहले लिखी, नेगेटिव टर्म बाद में लिखी। अब इधर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोल रहा है और a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर के, और यहाँ प्लस का बोलेगा तो प्लस माइनस में फर्क होता है, प्लस वाले फॉर्मूले में प्लस का आएगी टर्म, बीच में माइनस वाले फॉर्मूले में 2ab माइनस का होगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ 1 स्क्वायर माइनस 2a और b और प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ देखिए तो a स्क्वायर और a स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 पे स्क्वायर प्लस 2a और b और प्लस b पे स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई कर लें, a स्क्वायर और 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस a स्क्वायर और 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1। a स्क्वायर पूरे में से कॉमन आ रहा है, मतलब सिंपलीफाई कर लें, a स्क्वायर कॉमन ले तो 1 प्लस 3 ये तो 4 हो गया, 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ पर a स्क्वायर बाहर चला गया, 3 प्लस 1 4 और 2 स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। गौर करें तो ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से कैंसिल, 4 प्लस 4 बन गया 8। ठीक है जी, ये बन गया 8 a स्क्वायर, 8 को रूट से बाहर निकाले तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2a यूनिट्स, ये आ गई BC की लेंथ, AB की लेंथ और BC की लेंथ बराबर आ गई है। अब एक डिस्टेंस और निकालना है, AC की लेंथ और A और C की लेंथ बराबर आ गई है, अगर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के तो हम कहेंगे ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है। तो अब हम मालूम करने जा रहे हैं AC की लेंथ। AC की लेंथ है तो ये A और C के कोऑर्डिनेट है, ये x2 माइनस x1 यानी कि माइनस इस a स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस a पे स्क्वायर और a स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस a पे होल स्क्वायर। अब ये माइनस a कॉमन आ रहा है, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 और होल स्क्वायर, इस तरीके से a यहाँ से कॉमन आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 पे होल स्क्वायर, माइनस a पे स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला खुल रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, और आगे फॉर्मूला खुलेगा a माइनस b होल स्क्वायर का, a स्क्वायर और माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर इसमें भी a स्क्वायर इसमें भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 प्लस इस 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 और प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, और 4 3 प्लस 1 4 प्लस 1 प्लस 3 दैट इज 8 टाइम्स a स्क्वायर, ये आ गया 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2a यूनिट्स, ये आ गया AC। तो आप गौर करें AB BC और AC तीनों की लेंथ बराबर आ गई है, तो हम कहेंगे here we have AB is equal to BC is equal to AC, hence A, B and C are the vertices of an equilateral triangle। यकीनन आप लोगों को यहाँ पर ये बात समझ आ गई होगी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है क्योंकि तीनों साइड्स की लेंथ बराबर आ गई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों ने आइसोसेलेस ट्रायंगल को करना है, तो वहाँ पर दो साइड्स की लेंथ बराबर आएगी। अगर दो साइड्स की लेंथ बराबर आए तो हम कहेंगे कि वो ट्रायंगल आइसोसेलेस है। तो
पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे मजीद क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। ये 3 सवाल एक्सरसाइज के वो हैं जिसमें आपको ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस दिए हैं और कहा जा रहा है कि साबित करें कि ये ट्राइंगल राइट एंगल है। आइसोसेलेस में और इक्विलैटरल ट्राइंगल में मैंने आपको बताया कि भाई आइसोसेलेस में 2 साइड्स की लेंथ बराबर होगी और इक्विलैटरल ट्राइंगल में 3 साइड्स की लेंथ बराबर होगी, तीनों साइड्स की लेंथ बराबर होगी। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल में कंडीशन होती है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है, डेफिनेटली आप लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो अगर हम ये साबित करने में कामयाब हो जाएं कि ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री का है, तो हम कहेंगे ये ट्राइंगल राइट एंगल है। लेकिन अभी फिलहाल हमें एंगल के जरिए वर्टाइसेस के जरिए एंगल्स निकालना अभी हमने नहीं सीखे हैं। तो हम राइट एंगल ट्राइंगल को कैसे प्रूव करें? एक तो ये तरीका हो गया कि भाई एक एंगल 90 डिग्री का हुआ तो वो ट्राइंगल राइट एंगल है। दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई भी ट्राइंगल पाइथागोरियन थ्योरम को ओबे करेगा तो इट मींस कि वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है कि जी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के आ गया तो इट मींस कि वो ट्राइंगल राइट एंगल होगा। यानी कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। दिस इज कॉल्ड द पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि ये साबित करेंगे जो 3 पॉइंट्स गिवन हैं ए बी सी, ये वर्टाइसेस हैं राइट एंगल ट्राइंगल के। तो मैंने क्या लिखा है कि वी हैव टू यूज पाइथागोरियन थ्योरम टू प्रूव राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम काम करता है ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ पर। तो हमें ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ निकालनी है, यानी कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है। तो ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ निकालनी है, इसलिए हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। पहले हम निकालेंगे AB का डिस्टेंस, फिर निकालेंगे BC का डिस्टेंस और फिर निकालेंगे AC का डिस्टेंस। तो पहले हम फाइंड करते हैं A से B का डिस्टेंस। A और B का डिस्टेंस है x2 - x1 होल स्क्वायर, यानी कि -3 - 1 पे होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, यानी कि -7/2 और माइनस प्लस हो जाएगा 3/2। ये मैंने बड़ा प्लस इसलिए बनाया है क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस का 3/2 था, लेकिन माइनस फॉर्मूले की वजह से प्लस हो गया है। तो -3 - 1 करें -4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो ये 2 और -7 + 3 पे होल स्क्वायर, -7 + 3 करूंगा -4 को 2 से डिवाइड करूंगा -2 का स्क्वायर 4। तो ये बन जाएगा 16 + 4। ऐड करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 20 और स्क्वायर रूट 20 का मतलब होता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैसे, यकीनन आप लोगों को पता होना चाहिए वैसे तो, लेकिन 20 एक्चुअली होता है 4 5 = 20। तो 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, 5 रूट में रहेगा। फिर हम निकालें BC की लेंथ। अब जब मैं BC की लेंथ फाइंड करूंगा तो देखें x2 - x1 यानी कि -4 - -3, तो -4 माइनस फॉर्मूले का है लेकिन -3 है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, तो -3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस प्लस 7/2 पे होल स्क्वायर। तो -4 + 3 करेंगे -1 का स्क्वायर 1, 7 - 3 4/2, 2 का स्क्वायर 4। ये आ गई B से C की लेंथ। अब आप देखिए AC की लेंथ, AC की लेंथ निकाले अगर तो ये एक वो कोऑर्डिनेट से AC के कोऑर्डिनेट में x2 - x1 यानी कि -4 - 1 पे होल स्क्वायर प्लस -3/2 माइनस, और ये माइनस का है तो प्लस 3/2, दोनों तो कैंसिल हो गए। -4 - 1 -5 का स्क्वायर 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5। ये आ गई आपके पास AC की लेंथ।
तो आपके पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ आ गई है। क्या तीनों बराबर है? नहीं, क्योंकि इक्विलैटरल नहीं है। दो बराबर है? दोनों भी नहीं है, क्योंकि ये ट्रायंगल हमें आइसोसेलेस में प्रूफ नहीं करना था, हमें प्रूफ करना था कि ट्रायंगल राइट एंगल है। और अगर हमें ये बात प्रूफ करनी है कि ट्रायंगल राइट एंगल है तो क्या करें? तो हमें डेफिनेटली पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है। यूजिंग पाइथागोरन थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब अगर ट्रायंगल राइट एंगल है ना, तो उसमें जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। अब हमें चेक करना है कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम ऑबे कर रहा है नहीं कर रहा। तो हमने कहा कि इन तीनों में सबसे बड़ी साइड कौन है? भाई ये 2 स्क्वायर रूट 5 है, एक स्क्वायर रूट 5 और एक 5, तो सबसे बड़ी साइड है 5। तो हम हाइपोटेन्यूज ट्रीट करेंगे 5 को। बेस और परपेंडिकुलर कुछ भी लेंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में लड़ाई नहीं, एंगल पर लड़ाई होती है। तो हमने स्क्वायर रूट 5 ले लिया बेस और 2 स्क्वायर रूट 5 ले लिया हमने परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा 5, 4 5 20। और आप देखें तो यकीनन आप देखकर खुश होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर ऑबे कर रहा है। तो हियर AC का जो स्क्वायर है वो बराबर आया BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के। इट मींस कि ये पाइथागोरस थ्योरम ऑबे कर रहा है। हेंस द given vertices are A, B, C are the vertices of a right triangle. ठीक है जी। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसकी ट्रायंगल को ड्रॉ करूं, इस ट्रायंगल को अगर हम ड्रॉ करते हैं, वैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट्स प्लॉट नहीं किए, चाहे तो मैं पॉइंट्स प्लॉट कर लेता ग्राफ के ऊपर। तो आप चाहें तो यहाँ पर प्लॉट करके, वैसे प्लॉट करके मैं जो है वो आप लोग इसको प्लॉट करके ही करें तो बेहतर है। तो अब यहाँ पर 90 डिग्री किस पर बन रहा होगा, तो आप लोगों के ध्यान में अगर आए कि अगर डेफिनेटली आप मेरे सामने हो तो मैं आपसे पूछता कि राइट एंगल कहाँ पर बन रहा है। तो अगर आपके ध्यान में आ रहा हो कि राइट एंगल कहाँ बन रहा है, तो आप लोग बताएं कि ये देखिए AC है हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब ये A हो गया और ये C हो गया, ये B है, B के अपोजिट हाइपोटेन्यूज है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। सो राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का सहारा लेना है अगर आपके पास ट्रायंगल के वर्टाइसेस गिवन है। 8वें सवाल में भी ऐसे ही है और इसके 10वें सवाल में भी ऐसे ही है। लेकिन एक सवाल में आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल प्रूफ करना है। तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल क्या होता है कि उसका जो बेस और परपेंडिकुलर है वो बराबर होंगे। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल कंडीशन क्या होती है कि उसके जो एक तो एंगल 90 डिग्री का और बाकी के दो एंगल क्या होते हैं उसके 45 डिग्री के, तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस कहलाता है। और दूसरा ये कि उसकी जो बेस और परपेंडिकुलर है वो बराबर होंगे। तो डेफिनेटली करना ही ऐसे ही आपको, लेकिन बस में बेस और परपेंडिकुलर भी बराबर आएंगे। तो ये 8, 9, 10 आप इसी तरीके से करेंगे। आगे कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व भी करवाऊंगा, उनकी कंडीशन लिखवा रहा हूँ, तो आप लोग खुद उसको सॉल्व करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम आगे चलते हैं। अब देखिए इसी तरह इसके मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं। जैसे हमने अभी बात की ट्रायंगल पर, आपको कह रहा है कि 11वें क्वेश्चन में कहीं पर कह रहा है कि पैरेललोग्राम प्रूफ करें, कहीं कह रहा है कि स्क्वायर प्रूफ करें, कहीं कहेगा कि वो रेक्टेंगल प्रूफ करें, कहीं कहेगा कि वो रोम्बस प्रूफ करें। तो यहाँ पर कुछ बच्चे मिस्टेक्स कर जाते हैं, इसलिए इन सवालों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैसे नंबर 11 में कह रहे हैं कि वर्टाइसेस शो करेंगे, 4 वर्टाइसेस ये साबित करेंगे पैरेललोग्राम के हैं। तो पैरेललोग्राम के लिए सबसे पहली तो गलती आप लोग ये करते हैं कि भाई जो वर्टाइसेस हैं वो आपने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज को रखना होता है। बच्चे कुछ गलती ये करते हैं, जैसे A यहाँ लिख दिया, B यहाँ लिख दिया, C यहाँ लिख दिया, D यहाँ लिख दिया। नहीं, A B C D ये मैंने चलाया है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर मैं ऐसे चलाता A B C D। बट जो भी अरेंजमेंट रखूंगा तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रखना पड़ेगा, या फिर अगर आप इसको ग्राफ पर प्लॉट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके ध्यान में खुद ब खुद आ जाएगा कि किस तरीके से अरेंजमेंट हो रही है। अब ये साबित कैसे करेंगे पैरेललोग्राम में? पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है कि उसकी अपोजिट साइड लेंथ में बराबर होती है और पैरेलल होती है, पहली कंडीशन। दूसरी ये कि इसके जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ बराबर नहीं होती। ठीक है, तो जब आप पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे
तो आपको वी आप लिखेंगे वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? पहली बात तो ये प्रूव करनी है कि जो ए बी यानी कि जो ए बी है वो बराबर होगा सी डी के, यानी अपोजिट साइड की लेंथ बराबर, एंड बी सी बराबर होगा ए डी के, अपोजिट साइड की लेंथ बराबर होगा। एक कंडीशन। अब क्या है कि यहां पर बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ यही करके सॉल्व छोड़ देते हैं। अगर आपने यही करके छोड़ दिया तो इट मींस के आप यहां पर एक कंडीशन जो है वो डिफर करेंगे, और वो ये कि आप यहां पर ये डिफरेंस नहीं कर पा सकते अगर इस कंडीशन को कि भाई रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम, क्योंकि रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड की लेंथ बराबर होती है और पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड की लेंथ बराबर होती है, और अगर आपने दोनों ही कंडीशन रख दी तो कैसे पता चलेगा कि पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल? अब आपको इसको ये साबित करने के लिए कि नहीं ये पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल नहीं है, उसके लिए आपने क्या करना है कि इसके डायगोनल्स की लेंथ लेनी है। डायगोनल्स आपको पता होने चाहिए कि जो अपोजिट वर्टेक्स की जॉइंट उनको डायगोनल कहते हैं। ए सी का जॉइंट डायगोनल है, बी डी का जॉइंट डायगोनल, जो अपोजिट वर्टेक्स की जॉइंट उनको हम डायगोनल कहते हैं। इट मींस कि दूसरी कंडीशन ये है इसकी कि ए सी की जो लेंथ है ना वो बराबर नहीं होनी चाहिए बी डी की लेंथ। ए सी की लेंथ और अगर बी डी की लेंथ बराबर आ गई तो ये पैरेललोग्राम नहीं, ये रेक्टेंगल कहलाएगा, और अगर बराबर नहीं है तो ये पैरेललोग्राम है। एक और कंडीशन इस तरह की होती है कि अगर आपने साबित करना है तो अभी चेक कर लें कि ये एंगल 90 डिग्री का है या नहीं है। 90 डिग्री का नहीं है तो आप क्या करें, राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर देख लें। अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल है तो इसका मतलब है कि ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। ये इसका मतलब ये नहीं कि अगर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा तो इट मींस कि ये पैरेललोग्राम नहीं होगा, ये रेक्टेंगल होगा। आप पाइथागोरस थ्योरम से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे है कि आप अपोजिट साइड की लेंथ निकालें और डायगोनल की लेंथ निकालें। अपोजिट साइड की लेंथ बराबर होगी, डायगोनल की लेंथ बराबर नहीं होगी अगर ये पैरेललोग्राम है। अगर ये रेक्टेंगल होता तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। यकीनन अब आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है, और इस एक और सवाल भी है स्क्वायर का, कि शो दैट चार वर्टाइसेस दिए हैं कि ये स्क्वायर के। स्क्वायर की कंडीशन ये होती है कि चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे, चारों साइड्स की लेंथ बराबर होगी, दोनों डायगोनल्स की लेंथ भी बराबर होगी। अब यहां पर आप एक तो ये करें कि चारों साइड्स की लेंथ निकालें, यानी कि वी हैव टू प्रूव ए बी की लेंथ, बी सी की लेंथ, सी डी की लेंथ और ए डी की लेंथ, चारों साइड बराबर आनी चाहिए। चारों साइड बराबर आ गई तो हम कहेंगे कि ये स्क्वायर है। अब यहां पर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि सिर्फ चारों साइड्स की लेंथ निकालते हैं और छोड़ देते हैं। आपको पता है कि चारों साइड्स की लेंथ एक और शेप में भी बराबर होती है और वो कहलाता है रोम्बस। रोम्बस में भी चारों साइड्स की लेंथ बराबर है, स्क्वायर में भी चारों साइड्स की लेंथ बराबर है। रोम्बस की शक्ल नहीं देखी आपने? यकीनन आप लोगों ने काइट देखी होगी, पतंग। जो पतंग की शेप है ना वो रोम्बस कहलाती है। या नमक पारा आप लोगों ने खाया हो तो नमक पारे की भी शक्ल ऐसी होती है, ये क्या कहलाता है? रोम्बस। अब रोम्बस में और स्क्वायर में ये फर्क है कि स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री के, रोम्बस के चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं। एक और डिफरेंस ये है कि स्क्वायर की जो डायगोनल है अपोजिट साइड के अपोजिट वर्टेक्स की जॉइंट डायगोनल्स वो बराबर होते हैं। AC की लेंथ और BD की लेंथ ये बराबर होती है स्क्वायर में, जबकि रोम्बस में चारों साइड की लेंथ बराबर होगी लेकिन डायगोनल्स की लेंथ बराबर नहीं। तो अगर आपने स्क्वायर प्रूफ करना है तो चारों साइड की लेंथ बराबर आनी चाहिए, दोनों डायगोनल्स की लेंथ बराबर आनी चाहिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये कि आप यहाँ पर जब आपने ये बनाया है तो ABC जो ट्रायंगल बन रहा है ये राइट एंगल होना चाहिए। अगर राइट एंगल है तो इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम ऑब्रे करना चाहिए। अगर इसने पाइथागोरस थ्योरम ऑब्रे किया तो इसका मतलब है कि ये जो स्क्वायर, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक स्क्वायर है, क्योंकि इसका हर एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। कोई एक एंगल निकाल कर देख लें आप, अदरवाइज आपको साइड्स की लेंथ डायगोनल्स के जरिए मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ तक रहा आज का लेक्चर, और
ये मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस अभी आज करवाए हैं, कुछ क्लासेस में यहाँ तक मैंने करवा दिया था, कुछ क्लासेस में रहता है। तो अब ये सारी चीज़ें आप लोगों की स्ट्रीमलाइन हो गई हैं इंशाल्लाह। और अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ पैकेज में, तो आप लोगों को यकीनन सवाल करेंगे। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर मैं आपको इसके पैकेज के क्वेश्चन दे दूँ। आपका पैकेज आज का ये है कि ये दोनों पॉइंट्स के दरमियान में आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, वैसे ही जैसे मैंने ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा वाला क्वेश्चन कराया था। फिर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट वो मैं आपको पहले दे चुका हूँ, 3 के रिमेनिंग पार्ट वो मैं आपको पहले दे चुका हूँ, चौथा, पांचवा, आठवां, 10वां, 11वां, 12वां और 16वां सवाल। ये सवाल आप लोग सॉल्व करेंगे। सिंपल क्वेश्चन थे, इनमें से मैंने आधे से ज़्यादा सवाल आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। कोई इनके अंदर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली यू विल हैव टू आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू लाइव सेशन। तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को एंड करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।